अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आतिश-ए-इश्क को पढ़ेंगे। क्या है ये आतिश-ए-इश्क? कहते हैं इश्क सुकून देता है, मगर ये इश्क ये सुकून नहीं देता। ये एक तूफ़ान है, ये लम्स नहीं, एक आग है जो रूह तक को जला देगी। उसने सिर्फ मोहब्बत नहीं की, किस्मत लिख दी थी अपने नाम से। ये है आतिश-ए-इश्क, जहाँ मोहब्बत इबादत नहीं जुनून बन जाती है, और लम्स वो तो सारी दुनिया को बदल कर रख देगा। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। आतिश-ए-इश्क एपिसोड नंबर 36, मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान। ये तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो? वो चिल्लाते हुए बोली थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो चिल अंदाज में बोला था। मैं तुम्हें जानती तक नहीं तो इतना बड़ा फ़ैसला। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी का हर फ़ैसला मेरे बाबा करते हैं, और उनके ख़िलाफ़ जाकर या उनकी इजाज़त के बगैर मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकती जो तुम चाहते हो। वो उसे साफ इनकार कर गई थी। उसे आज पूरा हफ्ता हो चुका था इस मेंशन में। उसने बहुत दफ़ा कोशिश की थी इस मिस्टीरियस पर्सन से बात करने की, लेकिन वो उसके सामने ही नहीं आ रहा था। वो सारा दिन मेंशन में बावलों की तरह फिरती रहती। ये मेंशन 3 फ्लोर पर मुश्तमिल मुकम्मल फर्निश था। हर फ्लोर पर तकरीबन 10 के करीब कमरे थे, जिनमें से कुछ खुले और कुछ बंद। बहुत पुरस्रार मेंशन था। वो तीनों फ्लोर पर घूमते हर तरफ हर चीज़ का मुआयना कर रही थी। मेंशन में मुलाजमों की भरमार थी। पेरिस जैसे मुल्क में इतने मुलाजिम, उसे अब इस इंसान से खौफ महसूस हो रहा था। कहीं ये कोई गैंगस्टर तो नहीं? दिल ने क्या सराई की तो रूह तक कांप उठी थी। वो अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि किसी के हचकियों में रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी कि सीढ़ियों पर खड़े उसे नीचे की तरफ से अब ये आवाज़ आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते सीढ़ियाँ उतरने लगी। जूँ जूँ वो नीचे जा रही थी, वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी लड़की की आवाज़ थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँची तो नीचे का फ्लोर भी सफ़ेद मार्बल से बना हुआ था। उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने एक लंबा सा कॉरिडोर नज़र आया। दीवारों पर जदीद पैनल, शीशे के दरवाजे और माहौल में ऐसी खामोशी जो चीख से ज़्यादा खौफनाक लगती है। आवाज़ अब ज़रा वाज़िया हो रही थी। किसी लड़की के रोने की आवाज़ थी, ऐसे जैसे वो सांस के साथ खुद को समेटने की कोशिश कर रही हो। सन्दस के कदम खुद ब खुद उससे बढ़ने लगे थे। फ़र्श पर उसके जूतों की हल्की आवाज़ और इस अंधेरे में किसी अलार्म की तरह गूंज रही थी। हाल के आखिर में एक शीशे का कैबिन नज़र आया था उसे, लेकिन वो बंद, मगर अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। सन्दस करीब गई तो दिल की धड़कन जैसे काबू से बाहर होने लगी थी। रोशनी के उस पार एक लड़की थी। वो फर्श पर बैठी हुई थी, चेहरा घुटनों में छुपाए हुए, और कंधे हिल रहे थे जैसे वो रोते रोते थक गई हो। सन्दस ने उसे हौले से पुकारा, हे आर यू ओके? लेकिन आगे से उसे कोई जवाब ना आया था। वो हनूज इसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी, सिर्फ वही हिचकियाँ जैसे उसने सुनकर भी अनसुनी कर दिया हो। सन्दस ने एक कदम और आगे बढ़ाया था और उसी लम्हे रोशनी का जाविया बदला था। अब वो लड़की उसको साफ नज़र आ रही थी। बाल बिखरे हुए, जिल्द जर्द सी पड़ी हुई और आंखों के गिर्द नीलाहट थी। चेहरे पर खौफ, थकन और किसी शदीद किस्म की तकलीफ़ का निशान भी था। ऐसे लग रहा था जैसे इस पर वक्त ने नहीं, किसी इंसान ने जुल्म किया हो। सन्दस के लब खुश्क हो गए थे, सांस जैसे सीने में अटकने लगी थी। ये किसने किया तुम्हारे साथ? उसने दबे लहजे में उससे सवाल किया था। लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया था। इसकी आंखों में टूटे एतमाद और खौफ की तहें थी, और जैसे ही सन्दस ने उसका चेहरा देखा, उसके कद में एकदम जम गए थे। वो शायद उसके चेहरे को पहचानती थी। वो साकित जामिद उसे देख रही थी। आंखों को यकीन ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ, दाजान, आपसे एक बात कहनी है, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? वो 12 कहू से वापसी पर दाजान को कॉल करते पूछने लगा था। बरखुरदार, अब अपने दाजान से मिलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई है, हैरियत? दाजान ने नरूठे लहजे में कहा था। वो कई दिन से उनसे नहीं मिला था। 12 कहू जाते हुए भी नहीं मिलकर गया था। दाजान प्लीज़ बी सीरियस यार, ताहियां खानज़ादा ने अब मुल्तजी लहजे में कहा था। हाँ तो आ जाना घर, तुझे किसने मना किया है? दाजान उसके लहजे में फ़िक्र महसूस कर चुके थे। नहीं दाजान, घर पर नहीं, कहीं बाहर, वो हतमी लहजे में बोला था। क्यों, घर में क्यों नहीं? दाजान ने रूटीन वाइज सवाल दोहराया था। दाजान, बात सीरियस है और ऐसी है जो घर में नहीं हो सकती। उसने दाजान को सब सच बताने का सोच लिया था। अच्छा बता, किधर आऊँ? दाजान ने परेशान होते पूछा था। वहीं जहाँ हर बार हम मिलते हैं। वो इतना कहते फ़ोन बंद कर गया था।
और पीछे सिकंदर खानज़ादा को नई सोचों में छोड़कर वो मोबाइल फ़ोन साइड रखते अपनी हथेली की मुट्ठी बनाए अपनी ठोड़ी के नीचे रखे सोचों में गुम थे। क्या सोच रहे हैं खान साहब? बीजान कमरे में आते हुए पूछने लगी थी। कुछ नहीं खानम, बस छोटा खान की वजह से परेशान है। क्यों, अब क्या कह रहा है? बीजान ने बेड की दूसरी साइड पर बैठकर बेड से टेक लगाते हुए पूछा था। बताया तो कुछ नहीं, मिलने का कहा है। मुझे आवाज़ से कुछ परेशान लग रहा है। तो चलें, हम भी चलता है आपके साथ, वो उठते हुए बोली थी। कह रहा है कुछ ऐसा बात करना है जो अकेले में करना चाहता है। वो इतना कहते उठकर अपनी पेशावरी चप्पल पहनने लगे थे। कितना बार कहा है हाँ, अब आप बूढ़ा हो चुका है, ये चप्पल पहनकर बाहर ना जाया करो, कहीं ठोकर वोकर लग गया तो ख्वाह मख्वाह मसला बढ़ जाएगा। बीजान ने शरारती होते कहा था। उन्हें अपने खान के चेहरे पर परेशानी एक आंख नहीं भाती थी। बूढ़ा होगा वो तुम्हारा वो भाई और तुम्हारा वो नाहंजार औलाद, हम तो अभी भी जवान हैं। फिर वही हुआ। सिकंदर खानज़ादा परेशानी भुलाए अपनी खानम को ताने कसते वहाँ से तेज़ तेज़ कदमों से निकलते चले गए और पीछे से इनका कह कहा बिसाख्ता था। आज भी बिल्कुल बच्चों की तरह चिढ़ता है, वो हंसते हुए कहने लगी थी। लेकिन पल में खुद भी परेशान हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो सिर्फ उनसे करना चाहता था। यकीन बात बहुत बड़ा है। ये तुम क्या कह रहा है छोटे खान? सिकंदर खानज़ादा ने धाड़ते हुए कहते अपने हाथ उठाया था, लेकिन जवान औलाद पर हाथ उठाना भी मुमकिन नहीं था। सोन का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। मैं मजबूर हो गया था दाजान, उसकी जान जाते नहीं देख सकता था। मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कोई गुनाह किया है। बीवी है वो मेरी, निकाह हो चुका है, हलाल का रिश्ता है। वो माफ़ियाँ मांगने के साथ साथ अपनी गलती मानने से इनकारी भी था। सिकंदर खानज़ादा ने उसे घूर कर देखा था। नाहंजार औलाद, खबीस का बच्चा, दाजान मुंह में बड़बड़ाते हुए मुंह के जाविये बिगाड़कर उसे देखने लगे थे। दाजान गालियां देने की बजाय मसले का हल निकालें। गालियां देने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, चाहो तो अपने पड़पोते को भी जी भर कर दे लेना। वो उन्हें आंख विंग करते हुए बोला था। इसे तो हम सीने से लगा कर रखेगा, इसे क्यों गाली देगा? दाजान तो ऐसे कह रहे थे जैसे पोता सच में आने वाला हो। तो दाजान क्या सोचा है फिर आपने? वो उन्हें चिल्लण मूड में देखते हुए पूछने लगा था। मैंने क्या सोचना है, सोचना तो तुम्हें है कि कैसे मनाएगा अपनी जोरू को, क्योंकि सारा रुकावट तो उसी का तरफ से है। हम तो तैयार बैठा है। दाजान ने उसे आईना दिखाया था। तो आप किस मर्ज़ की दवा हैं, इसलिए तो आपको बुलाया है यहाँ, ताकि आप बीजान से बात करके उसे मनाएं। मुझे यकीन है कि वो आप दोनों की बाट नहीं डालेगी। वो भी इन्हीं का पोता था, सारा मलबा उन पर डाल गया था। हाय शाबाश, हंस के भाई हंस के। दाजान भी कभी कभी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि वो हैरान रह जाता था। मतलब वो परेशान होते पूछने लगा था। बेटा चौधरियों से रिश्ता जुड़ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाएगा। टाइम आने दे, फिर तो मुझसे भी ज़्यादा अजीब अल्फाज बोला करेगा। सिकंदर खानज़ादा उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले थे। चल पहले मुझे आइसक्रीम खिला, फिर सोचता हूँ। दाजान की फरमाइश पर वो उन्हें घूर कर देखते हुए उठ बैठा था। शाबाश मेरे शेर, तीनों फ्लेवर लेके आना और हाँ क्रंच भी डलवाना। सिकंदर खानज़ादा ने खुश होते बुलंद आवाज़ में अपनी फरमाइश बताई थी। जाएं दाजान, घर जाएं, अपने नाहंजार बेटे से कहें या फिर बीजान से, अब वही आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। मैं बीजान को अभी कॉल कर देता हूँ। और मेरा क्या है, मेरा फैलाया रायता है ना, मैं खुद ही समेट लूँगा। वो इतना कहते अपना फ़ोन लेकर उस पर नंबर डायल करते कान से लगा गया था। लगता है तुझे अपना रिश्ता ख़त्म करने का कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। दाजान तो फिर दाजान थे, इनके एक जुमले ने पाँव में जंजीर डाल दी थी। वो फ़ौरन से पहले कॉल बंद करते मोबाइल जेब में डाल गया था। सिकंदर खानज़ादा ने गर्दन अकड़ाते मगरूर अंदाज में उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। अब आया ना तो मेरे जुमलों के नीचे। दाजान भी अपने पोते की तरह मुहावरों की माँ बहन एक करते बेड़ा गर्क कर दिया करते थे। आप सच में मेरे दाजान ही हैं ना? पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने आपको दाजान बना दिया है। आपको तो जल्लाद खान होना चाहिए। कहाँ कैसे तकलीफ़ देनी है और कौन सी नस दबा कर जान निकालनी है, सब पता है आपको। जब मेरा बेटा हुआ तो उसे तो मैं आपके पास भी भटकने नहीं दूंगा। सिकंदर खानज़ादा दहल कर उसके मुंह पर हाथ रख गए थे। छोटा खान, सोच समझ कर बोला करो, कभी कभी सुनने की घड़ी भी होती है। हम तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस ही हो गया। सिकंदर खानज़ादा नम आँखों से बोले थे। तो मैं कौन सा सच बोल रहा था, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। वो भी उन्हें आँख विंग करते हुए बोला था। और तुम्हारा ये मजाक हमें कितना महंगा पड़ने वाला था, जानता है ना अपनी बीजान को। सिकंदर खानज़ादा सच में डर गए थे। जोरू के गुलाम खुद हैं और ताने मुझे देते हैं। वो अब उन्हें चिढ़ा रहा था। चल ना थोड़ी सी आइसक्रीम खाएंगे, समझना तेरी रुखसती की खुशी में है। दाजान ने उसे मुल्तजी लहजे में कहते शरारती भी हुए थे। फ़िलहाल मुझे रुखसती चाहिए, फिर वो मेरी हो या मिसिस खान की, बात तो एक ही है ना।
वो उसकी मजबूरियों को समझता था। और हाँ, बात की बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो चलें आइसक्रीम खाने। सिकंदर खानज़ादा की सुई वहीं अटकी हुई थी। दाजान, आप जानते हैं ना आपके लिए ये ठीक नहीं है, और बीजान को पता चला ना तो आपके साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। वैसे मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही बेघर हूँ। और आप अपना सोच लें, अगर आपको बीजान ने इस उम्र में घर से बाहर निकाल दिया तो आपका क्या बनेगा। वो दोनों बातें करते दूर जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते जा रहे थे। ताहियां खानज़ादा उनके करीब चेहरा करते कुछ कहता तो वो पहले लाल सुर्ख चेहरे से उसे घूरते, फिर कहकहा लगाकर हंसने लगते। इनका रुख अब एक आइसक्रीम पार्लर की तरफ था, शुगर फ्री वाली, वहीं वाली। वो ऑर्डर देकर वापस उनके पास आया था। छोटे हान से बात कर लिया कर, पूछ रहा था तेरा। सिकंदर खानज़ादा की बात पर उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। और हाँ, बिटिया रानी भी पूछ रही थी तेरा। वो अब उदास होते हुए बोले थे। कैसे हैं वो दोनों, उसने पूछा तो लहजा बेतासुर था। ठीक है, लेकिन तेरे बगैर बहुत उदास है, सिकंदर खानज़ादा ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए जवाब दिया था। वो अपनी मर्ज़ी से गया था दाजान, मैंने नहीं कहा था। मैंने अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ कर जा सकता, ना ही रह सकता हूँ इसके बगैर एक पल भी। वो अब रसानियत से बोला था। इसी बात का तो दुख है उसे कि तुमने अपनी मोहब्बत को उससे आगे रखा। दाजान, आप जानते हैं इसकी ये ज़िद बिला वजह थी। वो अगर गलत ना होता तो आप कभी खामोशी इख्तियार ना करते। वो भी दो टोक बता गया था। उसे मोहब्बत नहीं हुआ ना, जब होगा तब उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन तू तो समझता है ना। देख छोटे हान, वो तेरा भाई है। अगर वो गलती पर था तो अब मान भी तो गया है ना। तो तू भी गुस्सा छोड़ और उससे बात कर। मैं तुम दोनों को यूं उदास नहीं देख सकता। तुम दोनों ही मेरा बाजू है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। अगर एक को भी तकलीफ़ होगा तो तकलीफ़ हमको 2 गुना होगा। अच्छा दाजान, आप परेशान मत हो, मैं बात कर लूँगा उससे, बल्कि अभी कॉल करता हूँ और दोनों उसकी क्लास लगाते हैं। वो इतना कहते फ़ोन जेब से निकाल गया तो उस पर महक और आलियान चौधरी की कॉल देखते फ़ौरन कॉल मिला गया था। सॉरी अंकल, मोबाइल साइलेंट पर था तो पता नहीं चला। अब बताएं, तबीयत ठीक है, घर पे खैरियत है ना। वो रूटीन के मुताबिक पूछने लगा था। हाँ, सब ठीक है और खैरियत है। क्या मैं अपने बेटे को वैसे फ़ोन नहीं कर सकता, आलियान चौधरी ने निरूठे अंदाज में पूछा था। नहीं बाबा जानी, आप जब चाहें जिस वक्त चाहें कॉल कर सकते हैं। आपको बाबा कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी मानता हूँ। मामा कैसी हैं और बाकी, वो उसके बारे में जानना चाहता था जो सुबह से फिर से फ़ोन का बंद किए बैठी थी। सब ठीक हैं, लेकिन मुझे महक की तबीयत ठीक नहीं लग रही।